वेलकम बैक टू द नर्सिंग नॉलेज हब। तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ नर्सिंग नॉलेज हब में। तो मिडवाइफरी सेक्शन में हम लोगों ने देखा था प्लेसेंटा के बारे में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्लेसेंटल एनोमलीज के बारे में। तो आज का लेक्चर बेस्ट रहेगा कि प्लेसेंटा से रिलेटेड क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड से रिलेटेड क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं, कैसे कैसे अगर लोकेशन चेंज होता है तो उसको हम लोग प्लेसेंटा को क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा में अगर बाइफर्केशन हो जाता है यानी प्लेसेंटा डिसाइड हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड से रिलेटेड डिजीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बेस्ट रहेगा प्लेसेंटा के डिजीजेस के ऊपर, है ना, प्लेसेंटा के डिसऑर्डर्स के ऊपर। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं प्लेसेंटल एनोमलीज। तो साइज के हिसाब से अनॉर्मलिटी ऑफ प्लेसेंटा साइज, तो साइज क्या हो सकता है, दो ही हो सकता है, या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा, है ना। तो जब साइज अगर बड़ा होगा या छोटा होगा तो देख लेते हैं। तो अगर साइज बड़ा होता है यानी साइज अगर बड़ा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बड़ा होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटोमेगाली, है ना। प्लेसेंटोमेगाली में मैं पिछले लेक्चर में बताया था कि जो प्लेसेंटा होता है वो हमारा कैसा होता है, डिस्क शेप होता है। डिस्क शेप कहने का मतलब क्या है कि बीच में क्या होगा, मोटा होगा, है ना, और किनारे क्या होता है, पतला होता है, ठीक है। अब बीच में जो होता है वो इसका लेंथ कितना जा सकता है, डेट इज 4 सेंटीमीटर, है ना, 4 सेंटीमीटर तक जा सकता है। तो प्लेसेंटोमेगाली का मतलब क्या हुआ कि अगर इसका साइज जो है, थिकनेस बीच में 4 सेंटीमीटर से बड़ा हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेसेंटोमेगाली, ठीक है। तो ये क्या है, नॉर्मल थिकनेस कितना होता है हम लोग देख लेते हैं। तो नॉर्मल थिकनेस कितना होता है, तो नॉर्मल थिकनेस होता है, नॉर्मल थिकनेस ऑफ प्लेसेंटा इज 2.5 सेंटीमीटर, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर किनारे और बीच में 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सारा चीज हम लोग डिस्कस कर लिए थे पिछले लेक्चर में। तो आप लोगों ने अगर पिछले लेक्चर नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, मिडवाइफरी के प्लेलिस्ट में। आगे इफ द थिकनेस इज मोर देन 4 सेंटीमीटर तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेसेंटोमेगाली बोलेंगे, प्लेसेंटोमेगाली बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं तो ये कब प्लेसेंटोमेगाली जो है कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, किन किन कंडीशंस में प्लेसेंटोमेगाली देखने को मिलता है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, ट्विन प्रेगनेंसी। तो हमारे जो प्लेसेंटोमेगाली है वो ट्विन प्रेगनेंसी में देखने को मिलेगा, डायबिटीज में देखने को मिलता है और RH नेगेटिव प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। तो 3 ऐसे कंडीशंस हैं, उसमें हम लोग क्या देखते हैं, प्लेसेंटोमेगाली देखते हैं। प्लेसेंटोमेगाली का मतलब मैं बता चुका हूँ कि जो इसका जो थिकनेस होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, ये था हमारा साइज अगर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या बोलते हैं, ठीक है। अगर साइज हमारा डिक्रीज हो जाता है तो क्या, कब कब डिक्रीज होता है ये हम लोग देख लेते हैं। साइज डिक्रीज होने का क्या मतलब है कि जो मिनिमम थिकनेस है 2.5 सेंटीमीटर उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्मॉल साइज इन प्लेसेंटा, है ना। ये कब कब होता है हम लोग देख लेते हैं। तो ये कब होता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, ठीक है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में होता है या इंक्रीज्ड बीपी इन मदर। और सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, IUGR। IUGR का मैं फुल फॉर्म बता चुका हूँ, डेट इज इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन में अब हम लोग चलते हैं, डेट इज एबनॉर्मलिटी ऑफ लोकेशन ऑफ प्लेसेंटा। तो लोकेशन के हिसाब से प्लेसेंटे में कितना डिसऑर्डर्स होते हैं ये अब हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो लेट्स स्टार्ट। तो एबनॉर्मलिटी ऑफ प्लेसेंटा लोकेशन में जनरल जो नॉर्मल प्लेसेंटा का जो पोजीशन होता है वो कहाँ होता है, लोकेटेड इन अपर पार्ट ऑफ यूट्रस। कहाँ पे होता है, अपर पार्ट ऑफ यूट्रस में हमारा जो है नॉर्मल पोजीशन होता है, किसका, प्लेसेंटा का, है ना। अपर यूट्राइन सेगमेंट, अपर यूट्राइन जो सेगमेंट होता है यानी ये हमारा जो यूट्रस है इसके ऊपर, यहाँ पे आप लोगों को फिगर में दिखा दिया रहा होगा कि यहाँ पे जो हमारा नॉर्मल पोजीशन होता है प्लेसेंटा का, है ना। अब एबनॉर्मल कितने तरह का हो सकता है, तो एबनॉर्मल क्या हो जाएगा, अगर उस जगह को छोड़कर कहीं और आ जाए, ठीक है, यानी लोअर पार्ट में आ जाए। तो लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस में अगर हो जाएगा यानी प्लेसेंटा जब आ जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एबनॉर्मलिटी बोलेंगे। तो इसके हिसाब से हो जाता है क्या, देख लेते हैं। तो इफ प्लेसेंटा इज लोकेटेड इन लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस, यानी लोअर पार्ट में, लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस या फिर सर्विक्स में हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया, क्या बोलेंगे, तो कहने प्लेसेंटा प्रीविया यानी PP, है ना, PP प्लेसेंटा प्रीविया। तो प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है देख लेते हैं। अगर वो नॉर्मल पोजीशन से, है ना, जो अपर उसका अपर यूट्राइन सेगमेंट जो नॉर्मल पोजीशन है उससे क्या हो जाएगा, वो प्लेसेंटा जो है डिस्प्लेस हो जाएगा, यानी क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है ना। तो जब नीचे आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा प्रीविया। या फिर सर्विक्स में, या तो यूट्रस के पार्ट में या फिर सर्विक्स के पार्ट में आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं इसको, कंफ्यूज नहीं होना है इससे, ठीक है। तो नॉर्मल प्लेसेंटा कहाँ पे है, यहाँ पे है। ये जो है हमारा क्या है, नॉर्मल प्लेसेंटा है। जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से दिखाई दे, है ना। ये हमारा क्या, नॉर्मल प्लेसेंटा। और ये प्लेसेंटा क्या हो रहा है, बेबी का जो पाथ है इसको क्या कर रहा है, कवर कर ले रहा है ना। बेबी के रास्ता को क्या कर रहा है, कवर कर लेना। नॉर्मल कंडीशन में क्या होना चाहिए कि सबसे पहले बेबी का डिलीवरी होना चाहिए, है ना। बेबी का जब बच्चे का डिलीवरी हो जाएगा और फिर उसके 15 मिनट या आधा घंटे के अंदर प्लेसेंटा का डिलीवरी होना चाहिए। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, प्लेसेंटा पहले डिलीवर होगा। तो इस कंडीशन को क्या हम लोग को बोलते हैं,
बोलेंगे प्लेसेंटा प्रीविया। क्या बोलेंगे? प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, तो ये था एबनॉर्मल लोकेशन के हिसाब से प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में। ठीक, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे दैट इज एबनॉर्मलिटी इन लोब्स ऑफ प्लेसेंटा, है ना। तो लोब्स अगर जनरली क्या होता है कि प्लेसेंटा जो होता है एक ही लोब में होता है, एक ही पार्ट में होता है, लेकिन अगर वो डिवाइड हो जाए 2 या 3 4 5 पार्ट में, तो उसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं देख लेते हैं। तो एबनॉर्मलिटी ऑफ प्लेसेंटा में हम लोग देख रहे थे देखेंगे सबसे पहला दैट इज प्लेसेंटा सक्सिनिटेरिया। इसमें क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। प्लेसेंटा जो होता है वो 2 लोब में डिवाइड हो जाता है, यानी 2 भाग में बढ़ जाता है। तो देख लेते हैं एक क्या होता था, एक इसमें बड़ा हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जनरली क्या होता है, प्लेसेंटा जो है एक ही पार्ट में होता है ना, एक ही लोब में होता है, उसमें कोई अदर लोब्स डिवाइड नहीं होते, है ना। यहाँ पे एक मैं और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आप लोग इससे कमेंट में जरूर बताएंगे कि व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा का फंक्शनल यूनिट क्या है, आप लोग जरूर कमेंट्स में बताएं, ठीक है। और नहीं पता है तो आप लोग पिछला लेक्चर जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो प्लेसेंटा सक्सिनिटेरिया क्या होता है देख लेते हैं। इफ अ स्मॉल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा सेपरेट्स फ्रॉम द मेन प्लेसेंटा, यानी क्या हो जाता है कि इसमें प्लेसेंटा जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है ना। लेकिन एक जो मेन प्लेसेंटा है उससे क्या हो जाएगा, एक दूसरा प्लेसेंटा सेपरेट हो जाता है, बट रिमेन कनेक्टेड विथ ब्लड वेसल, और वो ब्लड वेसल से क्या होता है, कनेक्टेड रहता है ना। देख लेते हैं, डिवाइड तो हो गया लेकिन ये क्या है, कनेक्टेड है ना। ये जब कनेक्टेड रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा सक्सिनिटेरिया। इसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा सक्सिनिटेरिया, है ना। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं सेकेंड टाइप ऑफ प्लेसेंटा लोब्स के हिसाब से। तो वो है हमारा प्लेसेंटा स्प्रूया। स्प्रूया में क्या होता है कि फर्स्ट में क्या था, जो प्लेसेंटा था तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, लेकिन वो क्या था, कनेक्टेड था किससे, ब्लड वेसल से। लेकिन स्प्रूया में क्या होता है, 2 पार्ट में तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन उसके बीच में कोई कनेक्टिंग लिंक नहीं होगा, यानी कोई ब्लड वेसल उसको कनेक्ट नहीं करेगा। तो देख लेते हैं डेफिनेशन इसका प्लेसेंटा स्प्रूया में। When a small part of placenta separates from the main placenta but is not connected by any blood vessel, में क्या होता है कि प्लेसेंटा जो होता है वो सेपरेट हो जाता है मेन प्लेसेंटा से, लेकिन ये कनेक्टेड नहीं रहता है किसी ब्लड वेसल के द्वारा। प्लेसेंटा सक्सिनिटेरिया में कनेक्टेड था, लेकिन स्प्रूया में 2 लोब्स में तो बट गया लेकिन कनेक्टेड नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा स्प्रूया। तो फर्क आप लोग को समझ में आ रहा होगा क्या, कि इसमें एक से ज्यादा ये तीनों में प्लेसेंटा में क्या हो रहा है, एक से ज्यादा लोब में बट रहा है, लेकिन प्लेसेंटा सक्सिनिटेरिया में क्या हो रहा है कि ये क्या है, ब्लड वेसल से क्या है, जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें कोई ब्लड वेसल नहीं है। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं दैट इज प्लेसेंटा बाइलोब्टा। तो इसमें क्या होता है, हम लोग देख लेते हैं बाइलोब्टा, यानी क्या होगा, इसमें देखेंगे क्या कि व्हेन 2 इक्वल पार्ट्स ऑफ प्लेसेंटा आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बट रिमेन कनेक्टेड बाय ब्लड वेसल। इसमें क्या होता है कि प्लेसेंटा जो है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है ना, 2 इक्वल पार्ट में क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, लेकिन कनेक्टेड है एक दूसरे से किसके द्वारा, ब्लड वेसल से के द्वारा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बाइलोब्टा, ठीक है। अब ये तीनों जो कंडीशन है वो क्या कर सकता है, कैन लीड टू पोस्टपार्टम हेमरेज, यानी डिलीवरी के बाद जो है क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग होगा, है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्टपार्टम हेमरेज। नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दैट इज एबनॉर्मलिटी ऑफ फीटल एंड मैटरनल सरफेस। तो फीटल और मैटरनल सरफेस में क्या क्या दिक्कत हो सकता है ना, इससे रिलेटेड अब हम लोग आगे देखते हैं ना। तो नॉर्मली क्या होता है कि फीटल सरफेस एंड मैटरनल सरफेस आर इक्वल एंड दैट इज हाउ प्लेसेंटा इज डिस्क शेप्ड। तो क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कि फीटल सरफेस और मैटरनल सरफेस क्या होता है, इक्वल होता है ना। और इसी कारण क्या होता है, हमारा प्लेसेंटा जो है डिस्क शेप होता है, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि अगर हम लोग सपोज कर ले कि क्या होना चाहिए, नॉर्मली क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए कि फीटल सरफेस छोटा हो जाए और मैटरनल सरफेस बड़ा हो जाए, है ना, तो अब जो होगा प्लेसेंटा का जो नॉर्मल क्या होना है, डिस्क शेप होना चाहिए, उसका शेप क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो मैटरनल सरफेस सराउंड कर लेगा किसको, फीटल सरफेस को। कहने का मतलब क्या है देख लेते हैं कि मान लीजिए ये हमारा जो है फीटल सरफेस है, आधा आधा बीच में से ऐसे डिवाइड रहता है, लेकिन अगर ये जो हमारा मैटरनल सरफेस है यही बड़ा हो जाएगा, तो जब बड़ा हो जाएगा तो ये साइज क्या हो जाएगा, कवर कर लेगा किसको, फीटल सरफेस। तो फीटल सरफेस छोटे से एरिया में सिर्फ एक जगह पे आके कवर हो जाएगा, है ना। तो ये दिक्कत आती है। तो ये जो दिक्कत आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमवेलेट प्लेसेंटा। फिर से देख लेते हैं, आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या होता है कि फीटल सरफेस क्या हो जाएगा, स्मॉल है, तो फीटल सरफेस क्या हो जाएगा, स्मॉल रहेगा, और मैटरनल सरफेस क्या हो जाएगा, बिग हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद क्या होता है, मैटरनल सरफेस जो है सराउंड कर लेता है किसको, फीटल सरफेस को, इन अ फॉर्म ऑफ रिंग। रिंग के थ्रू जो क्या हो जाएगा, ये फीटल सरफेस को कवर कर लेगा, कौन, मैटरनल सरफेस। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमवेलेट। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि सर्कमवेलेट जो होता है,
सर्कमवेलेट प्लेसेंटा क्या होता है? तो सर्कमवेलेट प्लेसेंटा वैसे प्लेसेंटा होते हैं जिसमें कि फीटल सरफेस जो होता है कवर हो जाता है मैटरनल सरफेस से। तो साफ-साफ इसमें एक बात आ गई क्या कि फीटल सरफेस क्या हो गया? छोटा हो गया, है ना? और वही कौन सा फॉर्म में? रिंग फॉर्म में, है ना? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कमवेलेट प्लेसेंटा। आप लोगों को फिगर में देखता हूँ, तो ये क्या है हमारा? मैटरनल सरफेस है, ठीक है? मैटरनल सरफेस क्या हो रहा है? हम फीटल सरफेस को क्या कर रहा है? पूरे तरीके से क्या कर रहा है? कवर कर ले रहा है ना? वाल लाइक थिक वाल, ये वाल्व लाइक थिक वाल है और मैटरनल सरफेस ये पूरा है ना? तो ये हो गया हमारा फिगर किसका? दैट इज सर्कमवेलेट प्लेसेंटा का। तो सर्कमवेलेट प्लेसेंटा क्या हो गया कि फीटल सरफेस जो है कवर हो जाएगा किससे? मैटरनल सरफेस से। तो आगे अब हम लोग देख रहे थे इससे क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो इससे क्या-क्या प्रॉब्लम होगा? आईयूजीआर हो सकता है, यानी इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन होगा, बच्चे का अच्छे से डेवलपमेंट नहीं होगा, है ना? सेकंड क्या है? फीटल डेथ भी हो सकता है और एंटीपार्टम हेमरेज। एंटीपार्टम में हेमरेज का मतलब क्या हो गया? हेमरेज यानी हेमरेज बिफोर डिलीवरी, यानी ब्लीडिंग बिफोर डिलीवरी, जस्ट बिफोर डिलीवरी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीपार्टम हेमरेज। तो एंटीपार्टम हेमरेज और पोस्टपार्टम हेमरेज, तो 2 टर्म आता है, तो एंटी मतलब पहले और पोस्ट मतलब बाद में, ठीक है? और ये क्या हो जाता है? सर्कमवेलेट जो कंडीशन होता है वो पोस्टपार्टम हेमरेज में देखने को नहीं मिलेगा, है ना? तो ये सारा चीज था दैट इज सर्कमवेलेट प्लेसेंटा के बारे में। एब्नॉर्मलिटी ऑफ कोरियोनिक विलाई अटैचमेंट, इसमें हम लोग क्या देख लेते हैं कि नॉर्मली जो है प्लेसेंटा या फिर कोरियोनिक विलाई जो है अटैच रहता है किससे? इंडोमेट्रियम या फिर डेसिडुआ, ठीक है? अब मैं यहीं पे पूछना चाहूंगा कि डेसिडुआ के कितने पार्ट्स होते हैं, ये आप लोग बताएंगे कमेंट्स में। मैं हिंट दे देता हूँ, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, है ना? ये आप लोग कमेंट्स में बताएंगे। नेक्स्ट इसमें अगला पॉइंट देखते हैं, तो डेसिडुआ जो होता है यानी क्या होता है? जब फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेसिडुआ बोलते हैं, है ना? इंडोमेट्रियम को। नेक्स्ट अब क्या होता था? इंडोमेट्रियम वीक होता है, तो इंडोमेट्रियम जब वीक होगा तो इससे क्या होगा? क्या हेल्प करेगा देख लेते हैं। तो दैट इज व्हाई प्लेसेंटा सेपरेट हो जाता है आफ्टर डिलीवरी। तो डिलीवरी के बाद क्या हो जाता है? हमारा प्लेसेंटा इजीली सेपरेट होता है, तो यही कारण है। तो प्लेसेंटा का जनरली 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखते थे, कौन-कौन सा? डिस्क शेप होता है ना? उसके बाद क्या होता है? डेसिडुएट होता है। डेसिडुएट का क्या मतलब मैं बताया हूँ? डेसिडुएट का मतलब कि श्रेड ऑफ आफ्टर डिलीवरी, यानी जब बच्चा निकलता है उसके 15 मिनट आधे घंटे के बाद क्या होता है? हमारा प्लेसेंटा का भी डिलीवरी होता है ना? प्लेसेंटा भी क्या होता है? निकलता है, ठीक? और एक बताया था दैट इज हीमोकोरियल। तो हीमोकोरियल क्या होता है? जब फीटस जो है वो क्या करता है? मदर से क्या करता है? अपना न्यूट्रिएंट्स लेता है, तो यानी फीटस जब डिपेंडेंट रहेगा मदर पे, मदर्स के ब्लड पे फॉर न्यूट्रिशन एंड नीड्स डेवलपमेंट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हीमोकोरियल बोलते हैं, है ना? तो देख लेते हैं। नाउ सपोज इफ कोरियोनिक विलाई आर नॉट अटैच टू इंडोमेट्रियम, अब इसमें क्या बोल रहा है कि कोरियोनिक विलाई जो है अटैच नहीं रहेगा किससे? इंडोमेट्रियम से। तो बट इंटर्स टू मायोमेट्रियम और सिरोसा, तो अब ये क्या होता है? इंडोमेट्रियम से अटैच ना होकर, इंडोमेट्रियम से अटैच ना होकर के किस? मायोमेट्रियम या फिर सिरोसा से अटैच होता है। तो मायोमेट्रियम, अब यूट्रस के 3 लेयर होते हैं, कौन-कौन से लेयर होते हैं? जो सबसे बाहर लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेरीमेट्रियम। क्या बोलते हैं? पेरीमेट्रियम, है ना? या फिर सिरोसा, इसको हम लोग सिरोसा बोलते हैं। सेकंड जो लेयर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम। और जो इनर लेयर रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडोमेट्रियम, है ना? ये आप लोगों को तो पता होगा ही। तो इंडोमेट्रियम से ना अटैच होकर अगर मायोमेट्रियम या फिर सिरोसा या फिर पेरीमेट्रियम से अटैच हो जाए तो उसको हम लोग क्या-क्या कहते हैं, है ना? तो ये क्या होता है? मॉर्बिडली अडहेर्ड प्लेसेंटा, इसमें क्या हो रहा है? खराब प्लेसेंटा जो है अडहेर हो जाता है। अडहेर मतलब चिपक जाना, अडहेर का मतलब क्या हुआ? चिपक जाना। तो इसमें क्या दिखा रहा है कि प्लेसेंटा जो है फिगर में, प्लेसेंटा एक्रेटा, इनक्रेटा और परक्रेटा, ये क्या होता है? अब हम लोग देख लेते हैं, है ना? तो जब कोरियोनिक विलाई हमारा इंडोमेट्रियम को छोड़कर किससे अटैच हो जाए, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि प्लेसेंटा जो है इंडोमेट्रियम को छोड़कर मायोमेट्रियम या फिर पेरीमेट्रियम से जुड़ जाए तो इसको, ये भी एक डिजीज कॉज कर सकता है ना? तो देख लेते हैं आगे। इसमें क्या रहा है? ये हमारा इंडोमेट्रियम है, जनरली क्या होना चाहिए? इंडोमेट्रियम से अटैच होना चाहिए, लेकिन कभी-कभी क्या होता है? मायोमेट्रियम से अटैच हो जाता है ना? और कभी-कभी पेरीमेट्रियम या फिर सिरोसा से अटैच हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अगर इंडोमेट्रियम से अटैच है और ज्यादा अटैच है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा एक्रीटा बोलते हैं। मायोमेट्रियम से अटैच हो जाएगा तो उसको बोलेंगे इनक्रेटा, और अगर सिरोसा से अटैच हो जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे परक्रेटा। तो इसका ट्रिक हो जाएगा AIP, है ना? AIP हो गया, यानी अंदर से बाहर की ओर। तो ए से एक्रेटा, I से इनक्रेटा और P से परक्रेटा, ठीक? आगे अब हम लोग देख लेते हैं। तो प्लेसेंटा एक्रीटा क्या होता है? प्लेसेंटा इनक्रीटा क्या होता है? और प्लेसेंटा परक्रेटा क्या होता है? ठीक है? फर्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं इसके टाइप्स, है ना? तो फर्स्ट हमारा क्या? प्लेसेंटा एक्रीटा।
प्लेसेंटा एक्रीटा क्या होता है देख लेते हैं, ये मोस्ट कॉमन होता है। तो प्लेसेंटा एक्रीटा में क्या होता है कि क्रोनिक विलाई जो है अटैच रहता है सुपरफिशियली किससे, मायोमेट्रियम से। तो मायोमेट्रियम से जब सुपरफिशियली अटैच रहेगा, मतलब थोड़ा सा अटैच रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा एक्रीटा, और ये मोस्ट कॉमन होता है। फिगर में देख सकते हैं कि ये मायोमेट्रियम है, तो मायोमेट्रियम से क्या है, ये प्लेसेंटा यानी क्रोनिक विलाई क्या है, जस्ट अटैच्ड है ना। तो ये अटैच्ड है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा एक्रीटा बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप में अब हम लोग चलते हैं, दैट इज प्लेसेंटा इनक्रेटा। इनक्रेटा में क्या होता है कि क्रोनिक विलाई जो होता है इन्वेड कर जाता है, यानी पूरे मायोमेट्रियम के डीपली अटैच हो जाता है ना, उसको छेद कर क्या देगा, उसके अंदर चला जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा इनक्रेटा। क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा इनक्रेटा। तो ये जो मायोमेट्रियम है इसके जस्ट अंदर आ चुका है ना, तो मायोमेट्रियम के जस्ट अंदर आकर उसके अंदर लेयर बना लेता है, तो इसको हम लोग को क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा इनक्रेटा। टाइप में हम लोग चलते हैं, दैट इज प्लेसेंटा परक्रेटा। तो परक्रेटा में क्या होता है, क्रोनिक विलाई जो है अटैच हो जाता है किससे, सिरोसा से, यानी आउटर लेयर से, आउटर कवरिंग से जब अटैच हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा परक्रेटा। दैट इज AIP, एक्रेटा, इनक्रेटा और परक्रेटा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट इसके क्या मेन रीजन हो सकते हैं। तो इसके दो मेन रीजन होते हैं ना। फर्स्ट हमारा क्या, नीटा बच लेयर। तो नीटा बच लेयर क्या होता है, तो नीटा बच लेयर जो होता है वो क्या होता है हमारा, यही एक लेयर होता है जो इंडोमेट्रियम को क्या करता है, बनाता है ना। डेसिडुआ को क्या करता है, कौन सा लेयर बनाता है, तो नीटा बच लेयर जो है यही बनाता है। ठीक है, और डेसिडुआ बेसिलिस एब्सेंट होगा, डेसिडुआ बेसिलिस भी एब्सेंट रहेगा, तो उस केस में क्या हो सकता है, ये सारी चीजें देख लेते हैं। इसके दो मेन रिस्क फैक्टर होते हैं ना, तो दो मेन रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, पहला हम लोग देख लेते हैं क्या, तो पहला हम लोग देख लेते हैं कि इन प्रेजेंट प्रेगनेंसी पेशेंट हैज प्लेसेंटा प्रीविया। तो प्लेसेंटा प्रीविया अगर रहेगा तो उस केस में मैक्सिमम चांसेस है कि ये तीनों में से कोई एक कंडीशन होने को मिल सकता है ना। या तो प्लेसेंटा एक्रेटा मिले, या फिर प्लेसेंटा इनक्रेटा मिले, या फिर प्लेसेंटा परक्रेटा मिले। तो ये तीनों में से किसी एक कंडीशन देखने को मिलेगा। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है ये मैं बता चुका हूं, जब अपना पोजीशन छोड़कर प्लेसेंटा जो है अपना पोजीशन छोड़कर क्या हो जाए, वापस जो है नीचे की ओर आ जाए, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में आ जाए, या फिर सर्विक्स में आकर बैठ जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं, है ना। इसको एक और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि अगर डिलीवरी जो हो जाए हमारा प्लेसेंटा का पहले हो जाए, बिफोर द बेबी, है ना, बेबी के डिलीवरी होने से पहले प्लेसेंटा का ही डिलीवरी हो जाए, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट, इफ इन प्रीवियस प्रेगनेंसी सीजरियन सेक्शन वाज डन। तो अगर प्रीवियस प्रेगनेंसी हिस्ट्री में अगर सीजरियन सेक्शन होता है तो उस केस में भी ज्यादा देखने को मिलता है ये तीन कंडीशन। क्या होता है, अब इसके सिम्टम्स क्या होता है, मेन फीचर्स क्या होता है, ये हम लोग देख लेते हैं ना। तो क्या क्या मेन फीचर्स होते हैं देख लेते हैं। तो पेशेंट कंटिन्यूज टू ब्लीड आफ्टर डिलीवरी। तो डिलीवरी के बाद भी क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसको ब्लीडिंग होते रहता है ना, यानी PPH, पोस्टपार्टम हेमरेज देखने को मिलेगा। ठीक, और सेकंड क्या है, प्लेसेंटा डज नॉट सेपरेट आफ्टर डिलीवरी। प्लेसेंटा अच्छे तरीके से सेपरेट नहीं हो पाता है। कभी कभी अगर मान लीजिए पोस्टपार्टम हेमरेज में मैक्सिमम टाइम्स अगर आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे यूट्रस का, है ना, तो उसमें क्या देखने को मिलेगा कि डेब्रीज देखने को मिलेगा। डेब्रीज का मतलब क्या क्या है, कि डेब्रीज का मतलब क्या हो गया कि कुछ कचड़ा पार्ट जो है प्लेसेंटा का कचड़ा पार्ट, या फिर और भी पार्ट्स जो है जनरली देखने को मिलता है किसमें, यूट्रस में। तो यही कारण होता है। तो ये सब कारण किसको लीड करता है, प्लेसेंटा एक्रीटा, प्लेसेंटा इनक्रीटा और प्लेसेंटा परक्रेटा को, है ना। मैनेजमेंट क्या है, तो बेस्ट मैनेजमेंट क्या हो जाएगा, हिस्टेक्टोमी करा दे, यानी रिमूवल ऑफ हिस्टेक्टोमी, यानी रिमूवल ऑफ यूट्रस, है ना, यूट्रस को ही निकाल दे। तो उस ये हो गया एक मैनेजमेंट, है ना। और दूसरा क्या हो गया कि पेशेंट जो है लीव कर दे, है ना, प्लेसेंटा को लीव करे, है ना। तो लीव प्लेसेंटा इन यूट्रस प्लस एंटीबायोटिक्स, क्या करेंगे हम लोग, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। हिस्टेक्टोमी अगर मान लीजिए कब कराएंगे, जब वो जो पेशेंट है वो हमारा क्या हो जाए, 40 प्लस हो या फिर 45 प्लस हो, तो उस केस में हम लोग हिस्टेक्टोमी कराने की सलाह देते हैं, उससे पहले सलाह नहीं देते, है ना, क्योंकि उसको आगे भी प्रेगनेंसी फर्दर हो सकता है करना हो, है ना। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स देते हैं और प्लेसेंटा को वैसे ही छोड़ देते, ताकि वो प्लेसेंटा जो है धीरे धीरे एंटीबायोटिक्स के कारण क्या हो जाए, उसके सेल डेड हो जाए और वो निकल जाए, है ना, वाजाइना के थ्रू। नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं एबनॉर्मलिटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा। तो अगर डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा सही से नहीं हो रहा तो उसके क्या क्या एबनॉर्मलिटी हो सकते हैं, है ना। तो देख लेते हैं, नॉर्मली फीटल साइड ऑफ प्लेसेंटा डेवलप्स फ्रॉम कोरियन फ्रोंडसम। हाँ, तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि फीटस के साइड जो होता है वो
कौन डेवलप करता है? कोरियन, है ना, कोरियन फ्रोंडेशन डेवलप करता है ना। ये सेल होते हैं जो डेवलप करते हैं किसको? फीटल साइड प्लेसेंटा को, है ना। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं क्या, तो कोरियन लीव फ्रॉम मेम्ब्रेन। तो जब कोरियन जो होता है लीव कर देता है मेम्ब्रेन को, फीटल मेम्ब्रेन को, तो वही क्या बनाता है? कोरियन बनाता है ना। तो नाउ सपोज इफ प्लेसेंटा डेवलप्स फ्रॉम द बोथ कोरियन एंड कोरियन लीव, तो कोरियन लीव जो होता है पहले क्या होता है? कोरियन फ्रोंडेशन बनाता है, लेकिन उसके बाद क्या बनाता है? कोरियन लीव बनाता है, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि दोनों बना रहा है, दोनों अपना अपना बना रहा है ना। कोरियन फ्रोंडेशन भी बना रहा है और कोरियन लीव भी बना रहा है। तो इस केस में क्या होगा? तो सच प्लेसेंटा विल कवर होल यूट्रस एंड विल बी थिन एंड मेम्ब्रेन लाइक। तो इस केस में क्या होगा? जो हमारा जो प्लेसेंटा होगा वो क्या होगा? थिन होगा और मेम्ब्रेनस होगा, है ना। कहने का मतलब क्या है, आप लोग समझिए ध्यान से कि सबसे पहले क्या हुआ कि कोरियोनिक फ्रोंडेशन जो था इनिशियल स्टेज में क्या बनाता है? कोरियोनिक फ्रोंडेशन, है ना। शॉर्ट ही लिख रहा हूँ, इससे आप लोग समझ आएंगे। तो कोरियोनिक फ्रोंडेशन जो होता है सबसे पहले क्या होता है? इनिशियल स्टेज में क्या बनाता है? प्लेसेंटा को बनाता है। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है कि कोरियन लीव आ जाता है ना। कोरियन लीव आ जाएगा प्लेसेंटा को बनाने। तो कुछ समय के बाद कोरियन लीव बनाने लगता है। कभी कभी किसी केस में क्या होता है कि दोनों अपना अलग अलग बनाने लगता है ना। तो कोरियोनिक फ्रोंडेशन भी बना रहा है और कोरियन लीव भी बना रहा है। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि अलग अलग मेम्ब्रेन से क्या हो जाएगा? प्लेसेंटा थिन हो जाएगा और यूट्रस को जो है अलग अलग मेम्ब्रेन कवर कर लेंगे। यानी प्लेसेंटा का जो मेम्ब्रेन है ना, प्लेसेंटा का जो मेम्ब्रेन है वो क्या करेगा? यूट्रस को कवर कर लेगा, है ना। तो जब कवर कर लेगा तो ये क्या हो जाएगा? देखते हैं आगे। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेसेंटल मेम्ब्रेनस। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्लेसेंटल मेम्ब्रेनस, है ना। तो मेम्ब्रेन्स में हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, डेट इज अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है? कनेक्ट्स फीटस टू प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा से ये हम लोग प्लेसेंटा बना देते हैं और ये हमारा क्या है? फीटस है ना। तो फीटस और प्लेसेंटा को जो जोड़ता है वो हमारा कनेक्टिंग लिंक क्या होता है? डेट इज अम्बिलिकल कॉर्ड, है ना। तो फीटस में कहाँ से जुड़ता है? नेवल से जुड़ेगा, यानी नाभि से जुड़ेगा, है ना। तो अम्बिलिकल कॉर्ड क्या करता है? प्लेसेंटा और फीटस को जोड़ने का काम करता है। इसको हम लोग फ्यूनिस के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे? फ्यूनिस के नाम से भी क्या करेंगे? जानते हैं, है ना, आल्सो नोन एज फ्यूनिस। ये कहाँ से डेवलप होता है? तो कनेक्टिव स्टाल्क से क्या होता है? डेवलप होता है ना। अब देख लेते, अब हम लोग लेंथ देख लेते हैं। तो अम्बिलिकल कॉर्ड लेंथ एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो अम्बिलिकल कॉर्ड का लेंथ कितना होता है? 30 से 100 सेंटीमीटर और एवरेज लेंथ कितना होता है? 40 सेंटीमीटर, डीसी दत्ता के बुक के हिसाब से, है ना। तो 40 सेंटीमीटर लेंथ होता है। कहीं कहीं आप लोग को देखने को मिलेगा कि 45 टू 50 सेंटीमीटर जो होता है वो क्या होता है? नॉर्मल लेंथ होता है ना। अब शॉर्ट कॉर्ड क्या होता है और लॉन्ग कॉर्ड क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। तो शॉर्ट कॉर्ड क्या होता है? अगर लेंथ उसका 30 सेंटीमीटर से कम हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शॉर्ट कॉर्ड। और लॉन्ग कॉर्ड कब हो जाएगा? जब 100 सेंटीमीटर से क्या हो जाए? लंबा हो जाए, है ना। तो अगर इसमें क्या हो जाएगा? तो शॉर्ट कॉर्ड में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है? तो इसमें आ जाएगा इजिली ब्रोकन और प्रिवेंट्स वर्सन। तो वर्सन को, यानी वर्सन का मतलब क्या होता है? मुड़ना। तो मुड़ने को क्या करता है? रोकता है ना, वर्सन नहीं होने देगा। और इजिली ब्रोकन यानी ब्रोक हो सकता है इजिली, है ना। लॉन्ग कॉर्ड अगर है तो क्या दिक्कत होगा? कैन लीड टू कॉर्ड इनलार्जमेंट। कॉर्ड इनलार्जमेंट को बढ़ावा दे सकता है, फीटल डिस्ट्रेस को और कॉर्ड प्रोलैप्स को। तो कॉर्ड प्रोलैप्स का मतलब क्या है कि अम्बिलिकल कॉर्ड ही क्या हो जाए? वजाइना में या फिर सर्विक्स में दिखने लगे, है ना, बच्चे से पहले। तो ये क्या होता है? हमारा कॉर्ड प्रोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी अम्बिलिकल कॉर्ड से रिलेटेड। अब हम लोग प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या है? एवरेज डायमीटर ऑफ कॉर्ड कितना होता है? 1.5 सेंटीमीटर होता है ना। पीएच ऑफ ब्लड इन अम्बिलिकल कॉर्ड कितना होता है? 7.2। लेकिन नॉर्मल ब्लड में कितना होता है? डेट इज 7.35 टू 7.45। तो स्लाइटली एसिडिक होता है ना। तो अम्बिलिकल कॉर्ड में अगर कोई पूछे कि ब्लड का पीएच कितना होगा, डेट इज 7.2 होता है। कितना होता है? 7.2 होता है, ठीक है। नेम्ड कॉर्ड स्ट्रक्चर, तो फोल्ड ऑफ, अगर मान लीजिए हमारा कोई कॉर्ड बन जा रहा है ना, कॉर्ड बन जा रहा है अम्बिलिकल कॉर्ड में, है ना, फोल्ड बन जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हॉबकॉन बोलेंगे, होबोकॉन। और कनेक्टिव टिश्यू, तो कलेक्टिव टिश्यू कौन सा होता है? वाटसन जेली। इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ कि विच ऑफ द टिश्यू इज प्रेजेंट इन अम्बिलिकल कॉर्ड? तो वाटसन जेली जो होता है, ठीक है।
अब दो तरह के नॉट्स पाए जाते हैं, गांठ दो तरह के होते हैं, एक होता है फॉल्स नॉट और एक होता है ट्रू नॉट। तो ट्रू नॉट जब क्या होता है और फॉल्स नॉट क्या होता है देख लेते हैं। तो ट्रू नॉट देख रहे होंगे कि इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि हमारा जो है गांठ बनता है ना, अम्बिलिकल कॉर्ड का एक्चुअल में गांठ बनता है। और जब फॉल्स नॉट क्या हो जाता है कि जब वाटसन्स जेली डेवलप हो जाता है तो लगता है कि वहाँ पे गांठ बना हुआ, लेकिन एक्चुअल में गांठ नहीं बना होता है ना। तो वाटसन्स जेली जब वहाँ पे जमा हो जाएगा ज्यादा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉल्स नॉट बोलते हैं। देख लेते हैं फॉल्स नॉट क्या होता है, देख लेते हैं। तो वाटसन्स जेली कलेक्ट एट सम प्लेसेस एंड अपीयर्स एज नॉट। तो क्या हो जाता है, अपीयर करता है नॉट्स की तरह, यानी गांठ की तरह, है ना। वाटसन्स जेली कलेक्ट हो जाएगा और वहाँ पे गांठ की तरह अपीयर होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉल्स नॉट बोलेंगे। और ट्रू नॉट में क्या होता है कि वो खुद से अपना गांठ बना लेगा, ठीक है। थर्मल अटैचमेंट ऑफ कॉर्ड ऑफ प्लेसेंटा। तो क्या होता है, कॉर्ड इज अटैच टू द सेंटर ऑफ फीटल सरफेस कॉल्ड सेंट्रल अटैचमेंट ऑफ कॉर्ड। तो इसमें क्या होगा कि फीटल सरफेस का सेंटर पे, यानी फीटल सरफेस जो है, मान लेते हैं ये फीटल सरफेस है, तो इसके सेंटर पे क्या होता है, हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच्ड होता है ना। एबनॉर्मलिटीज ऑफ कोड इंसर्शन। तो अगर हमारा जो है कोड इंसर्शन सही से नहीं होगा, है ना, यानी सही से नहीं जुड़ेगा, तो क्या होगा, क्या क्या दिक्कतें होंगी ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा दैट इज मार्जिनल इंसर्शन ऑफ कॉर्ड। अगर मार्जिन्स में जुड़ जाए हमारा, है ना, अम्बिलिकल कॉर्ड अगर कहाँ जुड़ जाए, मार्जिन्स में जुड़ जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल इंसर्शन ऑफ कॉर्ड। तो इसमें क्या होता है, व्हेन कॉर्ड इज अटैच्ड टू वन साइड ऑफ प्लेसेंटा एंड नॉट इन द सेंटर। तो कहाँ पे, वन किसी साइड में जुड़ जाए, है ना, सेंटर पे ना जुड़े, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेटल डोर ऑफ प्लेसेंटा। बेटल डोर इसीलिए, बेटल डोर का मतलब होता है क्या, पान के पत्ती। तो पान के पत्ती में देखेंगे इस टाइप से क्या होता है, हमारा पान का पत्ती जुड़ा रहता है ना, तो किनारे, तो इसी टाइप से हमारा क्या होगा, किनारे जुड़ा होगा, मार्जिनल इंसर्शन, है ना, देख सकते हैं मार्जिन में जुड़ा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेटल डोर प्लेसेंटा। नॉर्मल अटैचमेंट कहाँ रहता है, बीच में, देखिए ये जो हमारा नॉर्मल अटैचमेंट है, लेकिन इसमें कहाँ जुड़ा हुआ है, किनारे जुड़ा हुआ है, तो इसी को हम लोग को क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्लेसेंटा। क्या बोलेंगे, मार्जिनल प्लेसेंटा। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं दैट इज वेलामेंटस इंसर्शन ऑफ प्लेसेंटा। तो ये क्या होता है, when the cord is not directly attached to placenta it attaches first to membrane and then to the placenta। यानी क्या होता है, इसमें क्या होता है, पहले क्या होगा, ये क्या है, हमारा मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है ना, प्लेसेंटा जो क्या है, हमारा मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है, उसके बाद जो है प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है। यानी अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होगा, सबसे पहले मेम्ब्रेन से जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा, मेम्ब्रेन से, और उसके बाद क्या होगा, मेम्ब्रेन के बाद क्या होगा, क्या होगा, प्लेसेंटा से जुड़ेगा। तो इस टाइप का जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलामेंटस। क्या बोलेंगे, वेलामेंटस। तो कॉर्ड इंसर्शन से जरूर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला क्या है, मैं अगेन इसको रिपीट कर देता हूँ, मार्जिनल इंसर्शन। इसमें क्या होगा, किनारे से जुड़ा होगा, पान के पत्ती के जैसा, है ना। वेलामेंटस में क्या होगा कि सबसे पहले मेम्ब्रेन से जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा, मेम्ब्रेन से जुड़ेगा, और उसके बाद क्या होगा, प्लेसेंटा से जुड़ेगा। तो अम्बिलिकल कॉर्ड जो है जब मेम्ब्रेन से जुड़कर प्लेसेंटा में जाए, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलामेंटस प्लेसेंटा, है ना। कैसे होता है देख लेते हैं वेलामेंटस। तो हाउ वेलामेंटस इंसर्शन लीड्स टू वासा प्रीविया। ये वासा प्रीविया क्या होता है हम लोग देख लेते हैं, है ना, क्या होता है हम लोग देखेंगे आगे। तो वेलामेंटस इंसर्शन में क्या होता है, द कॉर्ड इज अटैच टू मेम्ब्रेन। किससे अटैच रहता है, मेम्ब्रेन से अटैच रहेगा। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी मेम्ब्रेन हैव टू रप्चर। ये क्या होगा, मेम्ब्रेन को क्या होना चाहिए, रप्चर होना चाहिए डिलीवरी के समय। लेकिन आगे क्या होगा देख लेते हैं, बिकॉज कॉर्ड इज अटैच टू मेम्ब्रेन सो व्हेन मेम्ब्रेन्स विल रप्चर कॉर्ड विल आल्सो रप्चर। तो कॉर्ड क्या हो जाएगा, वो भी फट जाएगा, है ना। तो आगे क्या होता है देख लेते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड हैज अम्बिलिकल आर्टरी एंड वेन। तो अम्बिलिकल आर्टरी कितना होता है, दो होता है, और अम्बिलिकल वेन कितना होता है, एक होता है ना। सो व्हेन कॉर्ड रप्चर अम्बिलिकल आर्टरी एंड अम्बिलिकल वेन आल्सो रप्चर। तो जब कॉर्ड रप्चर होगा तो अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन आल्सो रप्चर हो जाएगा। तो व्हेन अम्बिलिकल आर्टरी एंड अम्बिलिकल कॉर्ड रप्चर, तो पेशेंट क्या हो जाएगा, ब्लीड हो जाएगा, ब्लीडिंग होने लगेगा। तो इट कम्स फ्रॉम द फीटस। तो ये फीटस से आने लगता है। तो जब वासा प्रीविया में क्या होता है कि फीटल ब्लड लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, लीड्स टू फीटल डेथ एंड नॉट मैटरनल डेथ। तो इससे क्या हो जाएगा, फीटस का क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। तो वासा प्रीविया आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वेलामेंटस मेम्ब्रेनस इंसर्शन में क्या होता है कि क्या हो जाएगा, कॉर्ड इंसर्शन में क्या होगा, हमारा वेलामेंटस प्लेसेंटा में क्या होगा कि अम्बिलिकल कॉर्ड जब मेम्ब्रेन से जुड़ता है, मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है, तो मेम्ब्रेन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी क्या होता है कि मेम्ब्रेन जो हमारा हो जाएगा वो फटेगा, रप्चर होगा। तो जब मेम्ब्रेन फटेगा
तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, यानी फट जाएगा। तो जब फटेगा तो अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर क्या होता है, आर्टरी और वेन होता है। तो आर्टरी और वेन से क्या हो जाएगा, ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आर्टरी और वेन से जब ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या फीटस को ब्लड पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। जब फीटस को ब्लड ऑटोमेटिकली जब नहीं पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, फीटल का डेथ हो जाएगा। तो यही है हमारा वासा प्रीविया। तो जब फीटल को ब्लड नहीं पहुंचेगा तो फीटल का डेथ हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वासा प्रीविया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वासा प्रीविया बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या करेंगे हम लोग मैनेजमेंट। तो सिजेरियन सेक्शन करते हैं, क्या करेंगे, सी सेक्शन करेंगे, है ना। तो कैन वासा प्रीविया भी डायग्नोस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो हाँ इसका आंसर क्या है, कर सकते हैं, किसके द्वारा, डॉपलर मेथड के द्वारा। तो कॉर्ड कंटेंट में क्या होता है देख लेते हैं। ब्लड वेसल कितने होते हैं, 3 होते हैं, मैं बताया हूँ। 2 आर्टरी होते हैं और 1 वेन होता है। तो अगर करेक्ट पूछा जाए तो राइट अम्बिलिकल आर्टरी और लेफ्ट अम्बिलिकल आर्टरी और लेफ्ट अम्बिलिकल वेन होता है ना। आगे अब हम लोग देख लेते हैं ब्लड वेसल्स। अब 20 वीक पे क्या होता है, ब्लड वेसल क्या होते हैं, 4 होते हैं, है ना, राइट और लेफ्ट। तो क्या होता है देख लेते हैं, 4 ब्लड वेसल होते हैं। तो 20 वीक से पहले क्या होगा, 4 ब्लड वेसल होगा, राइट अम्बिलिकल आर्टरी और राइट अम्बिलिकल वेन, लेफ्ट अम्बिलिकल आर्टरी और लेफ्ट अम्बिलिकल वेन। तो यानी 20 वीक से पहले क्या होते हैं, 4 होते हैं। तो अगर इसमें अगर ट्विस्ट और अच्छा एग्जामिनर रहेगा तो ये क्वेश्चन पूछ देगा कि अम्बिलिकल आर्टरी कितने होते हैं 20 वीक से पहले। तो आपका आंसर वहां पे 3 नहीं होगा, वहां पे आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। वहां पे आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 2 आर्टरी और 2 वेन। और अगर 20 वीक के बाद कोई पूछेगा तो 3 ब्लड वेसल हो जाएंगे, 2 आर्टरी और 1 वेन। 1 वेन क्या हो जाता है, डी जनरेट हो जाता है ना। तो देख लेते हैं, लेफ्ट अम्बिलिकल वेन इज लेफ्ट बिहाइंड एंड राइट अम्बिलिकल वेन डिसअपियर्स। ये क्या होता है, लेफ्ट अम्बिलिकल जो रहता है वो प्रेजेंट रहता है और राइट अम्बिलिकल वेन क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है ना। देख लेते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, ये देख लीजिए, ये भी एक बहुत अच्छा फिगर है, वन ऑफ माय बेस्ट फिगर, है ना। तो क्रॉस सेक्शन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है देख लेते हैं। ये क्या है, हमारा दोनों अम्बिलिकल आर्टरी है। सबसे बाहरी जो है वो हमारा क्या है, एमनियन है ना। उसके बाद सब एमनियन, उसके बाद पेरीवैस्कुलर रीजन, उसके बाद एडवेंटिशिया, अंदर क्या है, एंडोथेलियम है। और ये क्या हमारा अम्बिलिकल वेन है। और अंदर जो है वो क्या है हमारा, वाटसन्स जेली। तो वाटसन्स जेली हो जो होता है वो क्या बनाता है हमारा, जब ज्यादा जमा हो जाएगा कहीं कहीं पे तो वही बनाएगा फॉल्स नॉट, यानी झूठा गांठ, है ना। अब देख लेते हैं एबनॉर्मलिटी ऑफ वेसल्स इन कॉर्ड, यानी अम्बिलिकल कॉर्ड जाता है उसमें अबनॉर्मलिटी हो जाएगा तो क्या क्या हो सकता है। तो सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी, अगर सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी होगा तो उससे क्या क्या हो सकता है देख लेते हैं। तो मोस्ट कॉमन वेस्कुलर एबनॉर्मलिटी, ये क्या है, सबसे कॉमन है, मोस्ट कॉमन है ना, कि एक ही आर्टरी पाया जाए, ठीक है। कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो डायबिटीज में देखने को मिलेगा, ट्विंस में देखने को मिलेगा, ईपीएच यानी एंटीपार्टम हेमरेज और प्री इक्लेम्सिया में देखने को मिलता है, ठीक है। एसोसिएटेड विथ क्या क्या हो सकता है इससे, सीवीएस होता है, यानी सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज हो सकता है, ठीक है। मैलफॉर्मेशन हो सकता है बॉडी में, ठीक है। रीनल मैलफॉर्मेशन होता है, रीनल वाला तो जरूर से जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ट्राइजोमी हो सकता है, क्या हो सकता है, ट्राइजोमी हो सकता है। तो ये जो बॉक्स है ना, ये जो बॉक्स है ये तो आप लोग को जरूर याद रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं, है ना, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो किडनी वाला तो अभी तक पूछा गया, सीवीएस नहीं पूछा गया, देयर आर मैक्सिमम चांसेस कि सीवीएस भी अगले एग्जाम्स में पूछ दे, है ना। और ट्राइजोमी तो होता ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, आफ्टर सीइंग सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी क्या क्या चेक होना चाहिए। अगर सिंगल हमको पता चल गया कि सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी है तो क्या क्या चेक होना चाहिए, इको कराएंगे, इन्वेस्टिगेशन क्या करना चाहिए, यूएसजी होना चाहिए और कैरियोटाइप होना चाहिए। कैरियोटाइप किस लिए, ट्राइजोमी फाइंड करने के लिए, कहीं उसमें ट्राइजोमी तो नहीं है। और डिलीवरी के समय हम लोग क्या क्या रखते हैं, तो सीजर रखेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड काटने के लिए और अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैंप रखते हैं, है ना। ये 2 चीज जरूर मस्ट होता है। ये एक किस्म क्वेश्चन पूछा गया था कि डिलीवरी के समय जो होता है ये किसके टाइप में रहेगा, बच्चा के रिससिटेशन में रहता है या फिर मदर में रहता है। तो ये दोनों चीज मदर के ट्रे में रहता है ना, डिलीवरी ट्रे में रहता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ पीवाईक्यू है कि किस में हम लोग को अम्बिलिकल कॉर्ड में देखने को मिलेगा, फीटल ट्रे में या फिर मदर ट्रे में या फिर डिलीवरी ट्रे में। तो ये मदर के डिलीवरी ट्रे में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं डेट इज फीटल मेम्ब्रेन। तो इसके 2 लेयर होते हैं, एक होता है एमनियन डेट इज इनर लेयर और कोरियन होता है बाहर लेयर, ठीक है। तो बाहरी लेयर जो होता है हमारा क्या है, वो है कोरियन और अंदर का जो लेयर है वो क्या है हमारा
एमनियन, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसका थिकनेस क्या होता है देख लेते हैं एमनियन का इनर लेयर का। तो इसका थिकनेस होता है डेट इज 0.02 टू 0.5 mm, ठीक है। ये इनर लेयर होता है, शाइनी होता है, स्मूथ होता है। किससे मिलकर बनता है? तो एक्टोडर्म से मिलकर बनता है और इसमें ब्लड वेसल और इसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते हैं और ना ही नर्व होता है, ये ज्यादा स्ट्रांग होता है ना। और मेम्ब्रेन्स की बात की जाए तो आउटर मेम्ब्रेन जो होता है हमारा क्या होता है? कोरियन होता है ना। ये आउटर मेम्ब्रेन होता है, रफ होता है और डल होता है। फॉर्म बाय कोरियन लीव, किसके द्वारा बनता है? कोरियन लीव के द्वारा बनता है, डेट इज साइटोट्रोफोब्लास्ट। और ब्लड वेसल्स इसमें क्या रहते हैं? प्रेजेंट। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं डेट इज एमसीक्यू या फिर वन लाइनर्स। तो वन लाइनर्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हम लोग देख लेते हैं, विच प्रोस्टाग्लैंडिन इज प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन में प्रोस्टाग्लैंडिन कौन सा प्रेजेंट रहता है? तो PGE2 जो है हमारा वो प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट, व्हेन डू मेम्ब्रेन्स रप्चर ड्यूरिंग लेबर। तो लेबर में कब होना चाहिए? मेम्ब्रेन कब रप्चर करना चाहिए? तो आफ्टर फुल सर्विक्स डायलेशन। तो फुल सर्विक्स डायलेशन कितना होता है? फर्स्ट 10 सेंटीमीटर, या फिर इसको कह सकते हैं एट द एंड ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में लेबर के जनरली 4 स्टेज होते हैं, ये मैं सारा चीज बताऊंगा आगे, है ना। देख लेते हैं थर्ड पॉइंट, दैट इज प्री मेच्योर ऑफ मेम्ब्रेन। तो ये क्या होता है? व्हेन मेम्ब्रेन रप्चर बिफोर लेबर बिगिंस, बिगिन होना यानी लेबर स्टार्ट होने से पहले। फर्स्ट स्टेज क्या होता है? लेबर से लेकर सर्विक्स डायलेशन तक, यानी जब तक हमारा लेबर पे नहीं स्टार्ट होगा और 10 सेंटीमीटर जब तक सर्विक्स डायलेट नहीं करेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। तो इस लेबर से स्टार्ट होने से पहले ही हमारा क्या हो रहा है? मेम्ब्रेन फट जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। तो इसमें हम लोग क्या करना पड़ता है? तुरंत सी सेक्शन करना पड़ता है, यानी सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है, ठीक है। प्री टर्म प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन यानी PPRM, प्री टर्म प्री मेच्योर, यानी प्री टर्म तो पहले से ही है और प्री मेच्योर हो जाए। तो ये क्या होता है? जब मेम्ब्रेन रप्चर कर जाता है बिफोर 37 वीक्स। नॉर्मल प्रेगनेंसी का वीक कितना होना चाहिए? 37 से लेकर 42 वीक तक होना चाहिए, है ना। यानी 37 वीक से पहले ही अगर हमारा मेम्ब्रेन जो है रप्चर कर जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्री टर्म प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक। नेक्स्ट अब लास्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, व्हेन ऑब्स्ट्रक्टिशियन रप्चर मेम्ब्रेन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ARM, यानी आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। कब कब होता है? यानी इसको हम लोग एमनियोटोमी भी बोलते हैं, है ना। ये कब कब कर होता है? तो व्हेन सो दैट प्रोसेस ऑफ लेबर बिकम्स फास्ट। इसमें क्या होता है? लेबर का प्रोसेस अगर फास्ट करना है तो इस केस में हम लोग करते हैं। क्यों? बिकॉज व्हेन मेम्ब्रेन रप्चर PGE2 इज रिलीज। तो मेम्ब्रेन जब रप्चर हो जाता है तो वहां पे PGE2 रिलीज होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन PGE2 रिलीज होता है। और लेबर फास्ट टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर, है ना। क्या बोलेंगे? ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर, है ना। तो प्लेसेंटल एनोमलीज में आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।